सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। ब्रह्मा निवास आश्रम में आयोजित 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में लिया भाग। सीएम ने संत परंपरा को नमन किया। देहरादून में सीएम धामी ने ली जिलाधिकारियों संग बैठक। विकास आपदा प्रबंधन पर हुई समीक्षा। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। देहरादून में भारी वर्षा से लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की दी सलाह। उत्तराखंड के शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। सावन का अंतिम सोमवार आज शिवालयों में रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन से गूंजे मंदिर परिसर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित श्री ब्रह्मा निवास आश्रम में आयोजित 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संत परंपरा को नमन किया और उनके आदर्शों का स्मरण भी किया। इस कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं और संत समाज में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। चलिए आपको ले चलते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। महाराज श्री चरणों में नमन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उनके महानिर्वाण दिवस के 50वें इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाई बहनों, पूज्य सतगुरु लालदास जी महाराज गुरु वालों ने न केवल अपने जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में पराकाष्ठा को छुआ, बल्कि समाज को सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। वे ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति को केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने धर्म के आडंबर के चंगुल से उसको निकालने का आह्वान किया और धर्म के व्यवहारिक पक्ष को समझने की अपील की। भाइयों बहनों, जहां उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी, वहीं दृष्टि में भगवान बुद्ध के समान असीम प्रभाव थी। वे कहा करते थे कि अगर तुम सच में परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले मानवता की सेवा करो। अपने इसी संदेश को धरातल पर उतारने के लिए पूज्य गुरुदेव महाराज ने समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर ये सिखाया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, परोपकार सबसे ऊंचा कर्म है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका आज संपूर्ण विश्व के अंदर लगा रही है। दुनिया भर के देश हमारी संस्कृति, हमारा प्राचीन जो दर्शन है, उन सभी से परिचित हो रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड जो ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, जहां आदिगुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक सभी मनीषियों ने यहाँ पर तपस्या की है। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को पाने के लिए लंबा तप किया है। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि की संस्कृति और यहाँ की विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मां गंगा जी के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना भी हमने प्रस्तावित किया है। आने वाले समय में यहाँ के सभी लोगों से वार्ता करके, स्टेक होल्डरों से कंसल्टेशन करके हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे और 2027 में यहाँ कुंभ भी हमारा होने वाला है। उस कुंभ की भी हम तैयारी कर रहे हैं और कॉरिडोर के निर्माण के पश्चात
धर्म नगरी हरिद्वार भी काशी और अयोध्या की भांति अपने नए स्वरूप में नजर आएगी। चाहे हरिद्वार, चाहे उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और छूट जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। सख्त धर्मांतरण कानून के साथ साथ सख्त हमने दंगा रोधी कानून भी लागू किया है। समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए, समान अधिकार एवं न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले भारत के अनुच्छेद 44 में संविधान में, जिसका प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने किया था कि सभी वर्गों में, सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी समुदायों में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे कहते हुए आप सबके बीच में बहुत प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। भाइयों बहनों, अब हम सनातन की आड़ में विधर्मियों द्वारा जो वेश बदलकर, छदम वेश बनाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है और हमारे श्रद्धालु, धार्मिक आस्थावान लोगों के मार्ग में कहीं न कहीं अवरोध बनने का काम करते हैं। अपनी असली पहचान छुपाकर नकली पहचान के जरिए आम लोगों को ठगने का काम किया जाता था। धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को ठगने का काम किया जाता था। ऐसे लोगों के लिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, उनको उजागर करने के लिए। और ऐसे ढोंगी और विधर्मियों के खिलाफ काम किया जा रहा है। उनकी जो असली पहचान है उसको उजागर किया जा रहा है। इसको हम और बड़ा रूप देने वाले हैं। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, आने वाले युगों के लिए, आने वाले जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, कि अधर्म हमेशा हारता है, अन्याय हमेशा हारता है, न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। और हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो आगे चलकर जीवन में कर्म के मार्ग को अपनाएं, कर्म योग करें। भक्ति योग के साथ साथ कर्म योग भी उनके जीवन में समा जाए, वो आत्मसात हो जाए, उनके जीवन की एक जीवन का हिस्सा बन जाए। भाइयों बहनों, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में श्रीमद् भागवत का जो है पाठ यहां पर अनिवार्य है। इसलिए अब सरकारी विद्यालयों में गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के अध्ययन के लिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई, जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल। देहरादून में रक्षा बंधन पर कार्यक्रम आयोजित। वहीं सीएम सशक्त बहना उत्सव योजना का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम ने सचिवालय में होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। जहां आपको बता दें कि रक्षा बंधन पर स्टॉल का अवलोकन भी किया जाएगा। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह ने लगाया है ये स्टॉल। सीएम ने महिलाओं से किया वर्चुअल संवाद। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल जो है सामने आई है, जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल सामने आई है सरकार की तरफ से। जहां आपको बताते चले, रक्षाबंधन पर स्टॉल का अवलोकन किया जाएगा महिलाओं के तहत। साथ ही आपको बताते, महिलाएं स्वयं स्टॉल्स लगाएंगी। जहां उत्तराखंड सरकार की ये पहल, बड़ी पहल, जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है। तो वहीं रक्षाबंधन को लेकर भी एक कार्य आयोजन किया गया, जहां रक्षाबंधन स्टॉल का अवलोकन किया जाएगा। वहीं
आपको बताते चले उत्तराखंड की सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल जो है सामने है, जहां सीएम ने महिलाओं से किया है वर्चुअल संवाद। साथ ही आपको बताते चले उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल, जहां अब महिलाएं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर स्टॉल्स भी लगाएंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में इस सरकार की एक नई अनोखी पहल सामने आई है, जहां आपको बताते चले देहरादून में रक्षाबंधन को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में मानसून के दौरान आई आपदाओं से निपटने के लिए की गई तैयारियों और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए और कहीं भी लापरवाही देरी ना बरती जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि जनता को समय पर राहत मिले, इसके लिए जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग भी करें। तो वहीं उत्तराखंड की पर्वतीय बंजर जमीन अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनने जा रही है। आज पारबू क्षेत्र में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वीर माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सामूहिक खेतों की बढ़ावा देने लेकर और सिर्फ बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया जाएगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो वहीं किसानों की आमदनी को लेकर और बढ़ावा देने को लेकर आपको बताते चले सामूहिक खेती की क्या मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पाबो ब्लॉक में चोपड़ा और पाली गांव के बीच में वीर माधो सिंह भंडारी जी की जो क्लस्टर खेती योजना है कोऑपरेटिव विभाग की, ये इन तीनों गांव में आज इसका शुभारंभ हो गया है। हमारा ढिकाली गांव की भी जमीन यहाँ पे है, चोपड़ा गांव की भी यहाँ पे है और पाली गांव की, और 170 नाली जमीन पे जो है काम हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि ये पहाड़ के लिए बहुत वरदान सिद्ध हो गई और जो हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सहकारिता विभाग और हम लोगों ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पहाड़ में जो खेती बंजर हो रही है उसमें वीर माधो सिंह भंडारी जी के नाम पे एक सामूहिक खेती का जो हमने अभियान चलाया है। आज पावर तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए पंचायतों में चुनाव के दौरान भी और रिजल्ट आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरक्षण को मनमाने ढंग से लागू करने का काम किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देहरादून जनपद में भी नियम विरोध आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन कांग्रेस उससे घबराने वाली नहीं, बल्कि महिला कैडेट को अध्यक्ष पर खड़ा करके चुनाव जीतने का काम करेगी। देखिए किसी के चाहने और ना चाहने से का प्रश्न नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो स्वस्थ परंपराएं हैं उन स्वस्थ परंपराओं के तहत सरकार को आचरण करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तदनुसार आचरण नहीं किया है। उन्होंने मनमाने तरीके से आरक्षण करने का काम किया है। आपके सामने है कि देहरादून को अगर हम देखें तो किसी भी तरीके से वो महिला के लिए आरक्षित नहीं होती है, लेकिन उन्होंने महिला के लिए आरक्षित करने का काम किया है। हमारे पास महिला है, हम महिला को चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में 4 आईएएस अफसर तैनात, वाद्य प्रतीक्षा में 2 आईएएस को आपको बताते चले अब तैनाती की गई, जहां दीपम रामचंद्र बने रुड़की के संयुक्त मजिस्ट्रेट। राहुल आनंद को देहरादून में नई जिम्मेदारी मिली है। तो आपको बताते चले देहरादून से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां राहुल आनंद को देहरादून में नई नियुक्ति मिली है। साथ ही आपको बता दें देहरादून में 4 आईएएस अफसर तैनात किए गए हैं। साथ ही वाद्य प्रतीक्षा के 2 आईएएस को तैनात किया गया। वहीं दीपम रामचंद्र बने रुड़की संयुक्त मजिस्ट्रेट। देहरादून से 4 आईएएस अफसर तैनात। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में अफसरों के कार्य क्षेत्र बदले गए। 4 आईएएस 2 पीसीएस के तबादले। वहीं अहमद इकबाल को मिला आवास विभाग, रंजना राजगुरु ने बाल विकास हटा। वहीं अनुराधा पाल को आबकारी विभाग सौंपा गया। साथ ही नरेंद्र भंडारी को कौशल
विकास का जिम्मा जो है वो दिया गया है। तो वहीं ये खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें 4 IAS 2 PCS का तबादला किया गया है, जहां अहमद इकबाल को मिला आवास विभाग, साथ ही नरेंद्र भंडारी को कौशल विकास का जिम्मा दिया गया। अनुराधा पाल को आबकारी विभाग सौंपा गया है। जहां आपको बताते चले उत्तराखंड में अफसरों के कार्य क्षेत्र जो है लगातार बदले जा रहे। वहीं आज 4 IAS 2 PCS के तबादले, वहीं अहमद इकबाल को मिला आवास विभाग, नरेंद्र भंडारी को कौशल विकास का जिम्मा दिया गया, वहीं अनुराधा पाल को आबकारी विभाग सौंपा गया है। वहीं आपको बताते चले खबर सामने आई जो नरेंद्र भंडारी को कौशल विकास का जिम्मा दिया गया। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। सुबह 6:55 पर आया छुट्टी का आदेश। वहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, साथ ही 4 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। तो वहीं आपको बताते चले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। साथ ही आपको बता दें सुबह 6:55 पर आया स्कूल बंद करने का यह संदेश, जहां भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। 4 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी हिदायत दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, जहां आपको बता दें देहरादून के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे, जहां 4 अगस्त को बताया गया है सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। तो वहीं देहरादून कचहरी परिसर में आज सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहीद स्मारक के पास एक विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया, जिसमें स्टंप विक्रेता की कई दुकानें उसकी चपेट में आ गई। हादसे के वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना गंभीर जान माल की हानि हो सकती थी। तो वहीं मसूरी में आसमान से आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को हुए एक भूस्खलन में एक परिवार को संकट में डाल दिया। मॉडर्न स्कूल के पास खरोल आदिवासी क्षेत्र में एक भूस्खलन से एक घर के 2 कमरे ढह गए और संपर्क मार्ग भी पूरी तरह मलबे में दब गया। वहीं गनीमत ये रही कि हादसे के समय घर में लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी त्रासदी हो सकती थी। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। जो लगातार जो बारिश हो रही है इससे 3-4 दिन पहले यहाँ पे धस गया थोड़ा ना, तो इससे हमारी गौशाला को और मकान को थोड़ा खतरा हो गया। अभी तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं, तो बोल रहे थे कि नगर पालिका वगैरह से इसका वो करवा थोड़ा जो भी होता है उससे वगैरह का, क्योंकि खतरा तो है ही है, क्योंकि नीचे रास्ता भी है ना, नीचे लोगों को जाने का रास्ता भी, वो भी रास्ता भी टूट गया। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। मौत से आपको बताते चले इलाके में हड़कंप मच गए। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। घटना के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की कोशिश की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाया। साथ ही तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। समय से मैं शुरू में आया था, मैं जब तक कोई आदमी नहीं था, मुझे सूचना मिली थी कि अध्यक्ष जी हमारे साथ में जिन जो पीड़ित परिवार उनसे मिलने के लिए आए थे कि हमारे जो डिलीवरी हुई, कोई डिलीवरी करके डॉक्टर यहाँ से निकल गए, वो किसी ने मरीज को देखा नहीं है, वो ब्लड लगा के लगे, ब्लड कम बत्ती होता रहा और उन्होंने फोन भी कहा कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया। डॉक्टरों की लापरवाही से वो महिला गुजर गई। जो प्रेग्नेंट थी, हम उसको ले गए थे यहाँ पे 9:30 बजे अस्पताल। पहले तो हम ले गए ब्लॉक में सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ बोला कि यहाँ पे मैडम नहीं है, आप और कहीं जाओ। तो वहाँ से हम इधर ले आए, जो वो होती है मतलब कि डिलीवरी, उसके लिए यहाँ पे लेके आ गए हम। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने बोला कि 24-25 हज़ार का खर्चा आएगा, आपका बच्चा चच्चा दोनों सेव दे देंगी। तो मैं तो घर पे था, मेरी मैडम आई हुई थी यहाँ पे साथ में इनके, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे बात है कि करवा ले, देख लो अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पैसा वाला नहीं करता हूँ इतना, तो इन्होंने करवा लिया। तो 11-11:30 बजे समथिंग ऑपरेशन हो गया, बच्चा दोनों ठीक थे। तो उसके 1 घंटे बाद इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा खून चढ़ेगा, आप खून ले आओ, ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास फोन आया कि खून चढ़ेगा, आप इसे तीनों को लेके।
तो वहीं बाजपुर में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दी। वजह वही पुरानी लेवड़ा नदी का उफान। लगातार बारिश से इंदिरा कॉलोनी, नैनीताल रोड और वार्ड नंबर 13 जैसे इलाकों में जलमग्न हो गए। इस बार बाढ़ ने मासूम की जान भी ले ली और लोग एक बार फिर सड़कों आपको बता दें सरकारों की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। बाजपुर जहां हर बारिश के साथ बाढ़ एक बदनसीब परंपरा बन चुकी है, इस बार फिर लेवड़ा नदी का पानी शहर की गलियों में घुस आया। वहीं इंदिरा कॉलोनी, नैनीताल रोड, वार्ड नंबर 13 इन इलाकों में घरों में पानी भर आया है। तो साथ ही आपको बताते चले, बाढ़ की चपेट में आने से एक मासूम की मौत की पुष्टि भी स्वयं एसडीएम ने की है। लगातार हो रही बारिश ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमा शंकर ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने निर्देश पर राहत व बचाव कार्य तेज कर दिया है। देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तत्काल सभी विभागों को एक्टिवेट कर दिया गया था और वर्तमान में भी बाढ़ का पानी उतरने लगा है। लगभग 200 परिवार के करीब, 200-250 परिवार के करीब उससे प्रभावित हुए हैं। पूर्ति विभाग को बोलकर तत्काल खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। बना हुआ जो खाना है वो वितरित किया जाएगा संबंधित क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा फूड पैकेट्स भी बनवाए जा रहे हैं कच्चे सामान के, जो कि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनका रेस्क्यू या अभी तक ऐसा कुछ किया गया? देखिए, अभी तो पानी उतरने लगा है और रेस्क्यू जैसा सभी के पक्के मकान थे और रेस्क्यू जैसी तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। एक खमरिया क्षेत्र से एक सूचना जरूर प्राप्त हुई थी एक बच्चे की, यश फादर, जिनके जयपाल, फादर का नाम जयपाल है, तो उनका वो मतलब बहुत दुखद है कि वो 11 वर्ष के बच्चे थे जो कि एक्सपायर कर गए हैं। तो उसमें तत्काल सहायता राशि वितरण की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, लेवड़ा नदी जो है ऊपर चूना खान से स्टार्ट होके नीचे चक्रपुर तक जाती है और इसकी लंबाई 18 किलोमीटर के लगभग है। 16-17 में हमारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो बाजपुर टू रामनगर हाईवे से ऊपर की तरफ हमने लिया था। वो उससे काफी सफाई कराने के बाद में और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद काफी राहत मिली है लोगों को। लास्ट ईयर भी हमने करीब 50-60 लाख में काम कराया था ऊपर सफाई का, उससे राहत मिली थी। इस बार भी हमको प्रशासन के द्वारा, डीएम सर के द्वारा पैसा मिला था, करीब 40 लाख के लगभग का भी सफाई का काम कराया है। अगर हम वो काम नहीं कराते तो संभवतः बाजपुर में काफी जल भराव हो जाता। तो वहीं थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब 22 व्यक्तियों का एक समूह जंगल के बीच रास्ता भटक गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ढालवाला ने अपर उप निरीक्षक महावीर चौहान के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने फौरन, आपको बताते, फॉरेस्ट विभाग की मदद से कठिन और बीहड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी मशक्कत के बाद सभी 22 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर भीमगोड़ा बैराज तक लाया गया, जहां उन्हें जिला पुलिस ने सुपुर्द किया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर एसडीआरएफ की फॉरेस्ट विभाग की त्वरित कार्यवाही की सराहना भी की गई है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित और किसी को भी शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते शहर के विभिन्न नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वहीं रिस्पना, बिंदाल और सुसवा समेत अन्य नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका गहरा गई। वहीं प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील किए हुए नदी नालों के पास जाने से बचे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासनिक कंट्रोल रूम से संपर्क करें। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर समेत तमाम शहरों में शिवालय आज, आपको बता दें, आज कल सुबह से ही शिव भक्तों में गुलजार है। साथ ही कई गंगा जल से अभिषेक हो रहा है। वहीं
कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है तो कोई शिव धुन से मग्न होकर भजन कीर्तन कर रहा है। वहीं काशीपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही हैं। भक्तों ने दूध, जल, भस्म और बेलपत्र के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय के गगनभेदी जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं कांवड़ यात्रा पूरी कर लौटे श्रद्धालुओं ने भी आज विशेष पूजा अर्चना की और भोलेनाथ के चरणों में अपनी आस्था समर्पित करते हुए ये संकल्प लिया कि जीवन भर शिव भक्ति में लीन रहेंगे। पूजा का बहुत महत्व होता है और लास्ट सोमवार है और ये बहुत ही लास्ट का जाता हुआ सोमवार में सबसे विशेष रूप से ये वर्षा के रूप में सभी को पूजा करने का मौका मिलता है। मनोकामना यहाँ आने से पूरी हो जाती है, जो भी अपनी होती है बच्चों को ये हमारे सही रहते हैं। भगवान मांगे जो पूरा हो जाता सही है। कोटेश्वर बाबा बहुत रहता है तो भोलेनाथ तो बहुत अच्छी चीज है, पूजा करने का मनोकामना पूरा होता है। लाइन में तो काफी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। यहाँ आखिरी सोमवार है आज और बारिश का भी मौसम है, अच्छा मौसम हो रहा है। लगभग बहुत भक्तजन आए हुए हैं और सभी की श्रद्धा से। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।